डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति तथा द्वितीय राष्ट्रपति थे। चलिए एक कहानी की तरह उनके जीवन काल के बारे में पढ़ते हैं और समझते हैं। प्रसिद्ध दार्शनिक, महान शिक्षाविद एवं प्रखर वक्ता डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन स्वतंत्र भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति तथा द्वितीय राष्ट्रपति थे। सफ़ेद मर्दाना धोती, लंबा कुर्ता और सफ़ेद कोट या शेरवानी उनका पहनावा था। वह सिर पर पगड़ी धारण करते थे। उनका व्यक्तित्व सादा जीवन उच्च विचार का पोषक था। रूसी मार्शल स्टालिन ने उनके संबंध में कहा था, वे एक संकीर्ण देशभक्त नहीं हैं, उनका हृदय पीड़ित मानवता के लिए द्रवित होता है। राधाकृष्ण का परिवार मूलतः सर्वपल्ली गांव का निवासी था, इसलिए उनके नाम के आरंभ में सर्वपल्ली जुड़ा है। सर्वपल्ली गांव मद्रास अब चेन्नई से लगभग 50 मील स्थित दूर है। चलिए बात करते हैं जन्म एवं आरंभिक शिक्षा। राधाकृष्ण के परिजन उनसे 2 पीढ़ी पूर्व ही सर्वपल्ली से आकर तिरुतणी में बस गए थे। तिरुतणी में ही 5 सितंबर 1888 को राधाकृष्णन का जन्म हुआ था। उनके पिता वीरास्वामी और माता सीतम्बा अत्यंत धार्मिक प्रवृत्ति के थे। वीरास्वामी पुरोहित थे, किंतु पुरोहिताई की आय से परिवार का भरण पोषण न होने पाने से वह शिक्षण कार्य भी करते थे। इस प्रकार परिवार में धर्म तथा शिक्षा का मिला जुला वातावरण था, जिनका राधाकृष्ण के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा। राधाकृष्ण अपने माता पिता की दूसरी संतान थे। आमतौर पर दूसरी संतान के प्रति माता पिता का स्नेह प्राय उतना नहीं होता जितना पहली या आखिरी संतान के लिए होता है, किंतु राधाकृष्ण के प्रति उनके माता पिता के स्नेह में कोई कमी नहीं थी। उन्होंने राधाकृष्ण का पालन पोषण बड़े ही लाड़ प्यार से किया था। राधाकृष्ण की आरंभिक शिक्षा तिरुतणी में ही हुई थी। पिता ही उन्हें पढ़ाते थे। बाद में एफए की शिक्षा के लिए उन्हें बिल्लौर के एक विद्यालय में प्रवेश लेना पड़ा। बिल्लौर में रहकर ही उन्होंने एफए शिक्षा पूरी की। फिर आगे की शिक्षा के लिए वे मद्रास चले गए। वहाँ उन्होंने क्रिश्चियन कॉलेज से दर्शनशास्त्र में स्नातकोत्तर शिक्षा प्राप्त की। मद्रास में पढ़ने के साथ साथ राधाकृष्णन ट्यूशन भी पढ़ाया करते थे, ताकि उनकी पढ़ाई का खर्च निकलता है। मिशनरी संस्था क्रिश्चियन कॉलेज में पढ़ने का असर यह हुआ कि राधाकृष्ण का अंग्रेजी भाषा पर अच्छा अधिकार हो गया। साथ ही ईसाई धर्म एवं संस्कृति से भी उनका परिचय हुआ, जिसके कारण वह हिंदू धर्म का तुलनात्मक अध्ययन कर सके। इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी उच्च शिक्षा के दौरान दर्शन शास्त्र और तर्कशास्त्र का विशेष अध्ययन किया। उन्होंने उपनिषद, गीता, ब्रह्मसूत्र और जैन और बौद्ध धर्मों के मूल ग्रंथों का आदि का गहन अध्ययन किया। पश्चात दर्शन के विद्वानों प्लेटो, प्लॉटिनस, कांट, शेक्सपियर, वर्ड्सवर्थ, दांते आदि के महत्वपूर्ण ग्रंथों का अध्ययन भी राधाकृष्ण ने किया। सन 1908 में राधाकृष्ण मद्रास के प्रेसिडेंसी कॉलेज में लॉजिक के असिस्टेंट प्रोफेसर हो गए। सन 1910 में उन्होंने टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज सैदपेट से एलटी की परीक्षण उत्तीर्ण की। मद्रास के प्रेसिडेंस कॉलेज में उन्होंने सन 1917 तक पढ़ाया। शिक्षण कार्य के साथ साथ वह देश विदेश की विभिन्न पत्र पत्रिकाओं के लिए विचारपरक लेख भी लिखते रहे। इससे उनकी ख्याति फैलने लगी। मैसूर में दर्शनशास्त्र के प्रोफेसर, अब वो मैसूर में दर्शनशास्त्र के प्रोफेसर बने। उन दिनों डॉक्टर एम विश्ववैया मैसूर रियासत के दीवान थे। वे रियासत के विकास के लिए कृत संकल्प थे। उन्होंने भी राधाकृष्ण के विद्वत्पूर्ण लेख पढ़े थे। वे राधाकृष्ण से बहुत प्रभावित हुए। सन 1916 में मैसूर विश्वविद्यालय की स्थापना होने के बाद 1917 में उन्होंने राधाकृष्ण को आमंत्रित किया और स्थानीय महाराजा कॉलेज में दर्शन शास्त्र का प्रोफेसर नियुक्त कर दिया। मैसूर में भी राधाकृष्ण ने अपनी विद्वता एवं शिक्षण प्रतिभा का अच्छा परिचय दिया। छात्र मंत्रमुग्ध होकर उनका धारा प्रवचन सुनते थे। वे बिना नोट्स के दर्शन की गुत्थियां सुलझाते थे।
जल्दी ही वे मैसूर के छात्रों में ही नहीं, वहाँ की जनता में भी लोकप्रिय होने लगे। वे मैसूर में सन 1921 तक कार्यरत रहे। इस बीच उनकी दो प्रसिद्ध रचनाएं द रेन ऑफ रिलीजन इन कॉन्टेम्पररी फिलॉसफी और द फिलॉसफी ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर प्रकाशित हुई। इन दोनों ग्रंथों की विदित समाज में भूरी भूरी प्रशंसा हुई। लोकमान्य तिलक ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ गीता रहस्य में उनके लेखों के उद्धरण दिए हैं। कलकत्ता विश्वविद्यालय में, अब बात करते हैं उनके कलकत्ता विश्वविद्यालय में। लगभग 3 वर्ष बाद राधाकृष्ण कला, विद्या और व्यवसाय के केंद्र कलकत्ता, अब कोलकाता के कलकत्ता विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर पद पर नियुक्त हुए। मैसूर से कलकत्ता जाने के लिए जब वे तैयार हो गए तो उनके प्रिय छात्रों ने रेलवे स्टेशन तक उनकी गाड़ी को अपने हाथों से खींचा था। कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रोफेसर का पद मिलना उनके लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि उन दिनों यह देश का श्रेष्ठ विश्वविद्यालय माना जाता था। यहाँ से उन्होंने एक प्रतिष्ठित दार्शनिक के रूप में विश्व रंगमंच पर पदार्पण किया। यहीं से कलकत्ता विश्वविद्यालय ने उन्हें ब्रिटिश साम्राज्य के विश्वविद्यालयों की कॉन्फ्रेंस में अपना प्रतिनिधित्व बनाकर भेजा। यहीं से वे अंतर्राष्ट्रीय दर्शन कांग्रेस के प्रतिनिधि बनकर हार्वर्ड विश्वविद्यालय अमेरिका गए। वहाँ भी उन्होंने अपने वक्तव्य की अमिट छाप छोड़ी। उनके तर्क सम्मत धारा प्रवाह व्याख्यान सुनकर ऐसा प्रतीत होता था मानो दूसरा विवेकानंद बोल रहा है। सन 1927, 1928 और 1930 में उन्हें पोस्ट ग्रेजुएट काउंसिल इन आर्ट्स का अध्यक्ष चुना गया। कलकत्ता विश्वविद्यालय में सेवारत राधाकृष्ण को ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने अपने यहाँ प्राच्य दर्शन का प्रोफेसर पद प्रस्तावित किया, जिन्हें उन्होंने सहसा स्वीकार कर लिया। लेकिन उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रोफेसर का पद भी नहीं छोड़ा। ऑक्सफोर्ड और कलकत्ता दोनों विश्वविद्यालयों में वे लगभग 6 महीने पढ़ाने लगे। सन 1923 में उन्हें दर्शन शास्त्र पर एक महत्वपूर्ण ग्रंथ इंडियन फिलॉसफी की रचना की, जिसका पहला भाग सन 1923 में और दूसरा भाग 1927 में प्रकाशित हुआ। इस ग्रंथ से उन्हें दर्शन के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त हुई। आंध्र विश्वविद्यालय के कुलपति, अब बात करते हैं आंध्र प्रदेश विश्वविद्यालय कुलपति। सन 1931 में राधाकृष्णन को आंध्र विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया। इस पद पर कार्य करते हुए उन्होंने कोलकाता विश्वविद्यालय के प्रोफेसर का पद नहीं छोड़ा, बल्कि वहां से दीर्घकालीन अवकाश ले लिया। कुलपति के रूप में उन्हें प्रबंधक एवं प्रशासन संबंधी कार्य भी करने पड़ते थे। उनके कार्यकाल में आंध्र विश्वविद्यालय ने सराहनीय प्रगति की थी। उन्होंने अपने अल्पकालीन कार्यकाल में विश्वविद्यालय का ढांचा ही बदलकर रख दिया। उन्होंने प्रयोगशालाओं, छात्रावास, पुस्तकालय और विश्वविद्यालय भवन का निर्माण कराया। उनकी निर्णय क्षमता तथा तीव्र कार्य प्रणाली देखकर सहयोगी दांतों तले उंगली दबा लेते थे। कुलपति होकर भी उन्होंने देश विदेश में व्याख्यान देना जारी रखा था। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति, अब बात करते हैं जब वो काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति बने। आंध्र प्रदेश विश्वविद्यालय में कुलपति पद पर प्रतिष्ठित हुए डॉक्टर राधाकृष्णन को अभी अधिक समय नहीं हुआ था कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय से कुलपति पद पर कार्य करने के लिए उन्हें आमंत्रित किया गया, क्योंकि काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक पंडित मदन मोहन मालवीय कुछ अस्वस्थ रहने लगे थे। वे विश्वविद्यालय की देखभाल कर पाने में अपने को असमर्थ महसूस करने लगे थे। डॉक्टर राधाकृष्णन ने पंडित मदन मोहन मालवीय का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और आंध्र विश्वविद्यालय का कार्यभार छोड़कर काशी हिंदू विश्वविद्यालय में कुलपति पद पर कार्य करने लगे। लेकिन इसके लिए उन्होंने वेतन लेना स्वीकार नहीं किया, क्योंकि वे इसे राष्ट्रीय संस्था मानते थे और राष्ट्र की सेवा निस्वार्थ भाव से करते थे।
उन्होंने कलकत्ता, काशी और ऑक्सफोर्ड तीनों विश्वविद्यालय का कार्य कुछ समय तक किया। धीरे धीरे काशी हिंदू विश्वविद्यालय का काम बढ़ता देखकर उन्होंने सन 1940 में कलकत्ता विश्वविद्यालय से त्यागपत्र दे दिया। गांधी जी से भेंट। अब बात करते हैं उनकी गांधी जी से भेंट। सन 1938 में सेवाग्राम में गांधी जी से उनकी भेंट हुई। यद्यपि गांधी जी से उनकी यह पहली भेंट नहीं थी। दक्षिण अफ्रीका से लौटने पर मद्रास में पहले भी वे गांधी जी से मिल चुके थे। तथापि सेवाग्राम की यह भेंट इसलिए महत्वपूर्ण थी कि उन्होंने वहां गांधी जी को अभिनंदन ग्रंथ भेंट करने की योजना बनाई और बाद में अभिनंदन ग्रंथ उन्हें भेंट भी किया। सन 1937-1938 में लखनऊ में द्वितीय एशियाई शिक्षा सम्मेलन का अधिवेशन हुआ था। डॉक्टर राधाकृष्णन को इस अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया था क्योंकि इस समय तक वे उच्च कोटि के शिक्षक और शिक्षा शास्त्री के रूप में प्रतिष्ठित हो चुके थे। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक अधिवेशनों में भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व किया था। सन 1942 के आंदोलन में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र भाग लेने के लिए तत्पर थे। तब ब्रिटिश सरकार विश्वविद्यालय को बंद करना चाहती थी, किंतु उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता से ऐसी स्थिति पैदा नहीं होने दी। उनका यह कार्य महान देशभक्तों की श्रेणी में गिना जाता था। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। मौलाना अबुल कलाम आजाद स्वाधीन भारत के पहले शिक्षा मंत्री बने। उन्होंने देश में उच्च शिक्षा की नई व्यवस्था के लिए एक आयोग का गठन किया, जिसका अध्यक्ष डॉक्टर राधाकृष्णन को बनाया गया। इस आयोग की रिपोर्ट सन 1950 में प्रकाशित हुई, जो वर्तमान शिक्षा का आधार है। इसी आयोग की सिफारिश पर देश के विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की गई। डॉक्टर राधाकृष्णन ने अपने जीवन के 40 वर्ष 1908 से 1948 तक एक शिक्षक एवं शिक्षा शास्त्री के रूप में बिताए। वे देश के महान शिक्षा शास्त्री थे, इसलिए उनके जन्म दिवस 15 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। सोवियत संघ में भारत के राजदूत। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के साथ साथ यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र शिक्षा संस्कृति विज्ञान संस्था की स्थापना भी हुई। राधाकृष्णन आरंभ से ही स्थायी कार्य समिति के सदस्य रहे। सन 1948-1949 में वे यूनेस्को के अध्यक्ष भी रहे। सन 1949 में उन्हें तत्कालीन सोवियत संघ में भारत का प्रथम राजदूत नियुक्त किया गया। उन्होंने अपना दायित्व बड़ी कुशलता से निभाया। रूस से भारत के मैत्रीपूर्ण संबंधों की यह शुरुआत उन्हीं की देन थी। प्रथम उपराष्ट्रपति। सन 1952 में डॉक्टर राधाकृष्णन निर्विरोध भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति चुने गए। उपराष्ट्रपति के महत्वपूर्ण दायित्वों का निर्वाह करते हुए वे दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति और साहित्य अकादमी के उपाध्याय भी रहे। इन दोनों पदों पर भी उन्होंने सफलतापूर्वक अपने दायित्वों का निर्वाह किया। शिक्षा, समाज, दर्शन आदि क्षेत्रों में उनके महत्वपूर्ण योगदान को देखते हुए सन 1954 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति पद पर प्रतिष्ठित। सन 1961 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अस्वस्थता और उनकी मॉस्को यात्रा के दौरान डॉक्टर राधाकृष्णन ने देश के राष्ट्रपति पद का कार्यभार भी संभाला। इसके लिए उन्होंने ना तो राष्ट्रपति पद का वेतन लिया और ना ही अपना आवास बदला। सन 1962 में उन्हें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बाद द्वितीय राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। सन 1967 तक उन्होंने राष्ट्रपति पद का दायित्व कुशलतापूर्वक निभाया। इस पद पर कार्य करते हुए उन्होंने 10,000 रुपये मासिक वेतन के स्थान पर केवल 2,500 रुपये वेतन लेना स्वीकार किया। भारत के राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राधाकृष्णन की भूमिका अत्यंत गरिमापूर्ण रही। एक साधारण शिक्षक का लोकतांत्रिक गणतंत्र के सर्वोच्च पद पर पहुंचना सामान्य बात नहीं है। सुप्रसिद्ध तत्वज्ञानी लॉर्ड
वनट्रेड रसेल के शब्दों में डॉक्टर राधाकृष्णन से फिलॉसफी सम्मानित हुई है। समस्त विश्व के शांति प्रिय विवेकशील समाज ने इस चुनाव का अभिनंदन किया। प्रतिष्ठित लेखक डॉक्टर राधाकृष्णन उच्च कोटि के दार्शनिक, मृदन्य लेखक और राष्ट्रीय विचारों के ओस्वी प्रवक्ता थे। उन्होंने धर्म, संस्कृति एवं दर्शन विषयक 150 से अधिक ग्रंथों की रचना की। उनकी कुछ प्रमुख रचना इस प्रकार है: द फिलॉसफी ऑफ द उपनिषद्स, ईस्टर्न रिलीजन एंड वेस्टर्न थॉट, हिंदू व्यू ऑफ लाइफ आदि। उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता का अंग्रेजी में भी अनुवाद किया। उनके संपूर्ण जीवन का विश्लेषण करने पर विदित होता है कि उनका व्यक्तित्व बहुमुखी था, जिसमें उनका शिक्षक रूप सर्वाधिक मुखर था। एक शिक्षक के रूप में उनका योगदान सदा स्मरणीय रहेगा। विभिन्न उपाधियों से विभूषित ब्रिटिश सरकार ने डॉक्टर राधाकृष्णन को सर की उपाधि से सम्मानित किया था। इसके अलावा विश्व के अनेक विश्वविद्यालयों ने उन्हें अनेक मानक उपाधियों से विभूषित किया। शताधिक विश्वविद्यालयों ने उन्हें डॉक्टर की उपाधि प्रदान की, जिनमें हार्वर्ड विश्वविद्यालय और ओबलिन द्वारा प्रदत्त डॉक्टर ऑफ लॉ प्रमुख हैं। सन 1967 में राष्ट्रपति पद से मुक्त होकर उन्होंने अपना शेष जीवन मद्रास में बिताया। 17 अप्रैल 1975 को लगभग 87 वर्ष की आयु में उनका देहांत हो गया।